की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफर करना किसे अच्छा नहीं लगता। एक वक्त था जब ये मेरा भी पैशन हुआ करता था, पर कभी कभी कोई सफर हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई मंजिल दिखाई नहीं देती, और वो अनुभव बहुत ही खौफनाक और डरावना होता है। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मुझे अपने कॉलेज के दिनों में नई नई जगहों पर घूमने का, उन्हें एक्सप्लोर करने का शौक था। मैं चाहता था कि मैं अपने देश की हर एक जगह को एक्सप्लोर करूं। कभी कभी तो मैं ऐसी ऐसी जगहों पर चला जाता था कि दूसरा कोई इंसान वहां जाने की सोच भी न सके, पर अब तक मुझे कोई भी बुरा अनुभव नहीं आया था। मैं जिन जिन जगहों पर जाता था उन सबकी फोटोज लेना और उस जगह की जानकारी इकट्ठा कर उनकी डायरी बनाना मुझे अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने मेरा एक ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब YouTube इतना फेमस नहीं था। लोगों ने मेरे ब्लॉग को बहुत पसंद किया, बहुत सराहना की, और मुझे उससे बहुत हौसला मिला कि मैं सही रास्ते पर हूं। तो एक रोज मैंने मुंबई से केरला तक बाइक राइड करते हुए जाने का फैसला किया। इसलिए सबसे पहले मैंने मेरे मुंबई के एक दोस्त को फोन किया और उसे मेरे प्लान के बारे में बताया। उसने भी मुझे बेझिझक मुंबई आने को कहा और अपनी बाइक देने के लिए राजी हो गया। तो सबसे पहले मैं दिल्ली से मुंबई के अपने एक दोस्त के घर चला गया। मुंबई से केरला मतलब करीबन 1000 किलोमीटर का सफर था। रुकते ठहरते भी जाए तो भी 28 से 3 घंटे का वक्त। तो जैसा तय हुआ था, मैं अपना सारा सामान लेकर मुंबई में अपने दोस्त के घर से बाइक लेकर निकल पड़ा। शहर को पार करते ही मैंने अपनी बाइक का स्पीड बढ़ा दिया। दोपहर होते होते मैं शहर से काफी दूर निकल चुका था। सुबह की ठंडी हवा होने की वजह से मुझे बाइक चलाने में मजा आ रहा था, लेकिन दोपहर होते होते तेज धूप की वजह से मेरी आंखें जलने लगी थी, होंठ सूख चुके थे। इसलिए दोपहर 2-3 घंटे पास किसी ठंडी जगह पर आराम करने का सोचा और पास ही एक ढाबे पर रुककर सबसे पहले तो खाना खा लिया। फिर एक रास्ते के किनारे बाइक को खड़ा कर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। अब मैं किसी होटल या कहीं रूम भी बुक कर सकता था, लेकिन प्रकृति की गोद में सोने में जो मजा है वो होटल के कमरों में कहा। तो थोड़ा सा आराम कर सूरज थोड़ा नीचे उतरते ही मैं फिर से आगे के सफर के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। मैं अपनी बाइक को राइड करते हुए सूरज को डूबता हुआ देख पा रहा था। जल्द ही अंधेरा होने वाला था कि तभी मुझे एक चीज याद आ गई कि अंधेरा होने से पहले मुझे बाइक की टंकी फुल करनी है। इसलिए मैंने आगे एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टंकी फुल कर दी। पता नहीं कि आगे पेट्रोल पंप है भी या नहीं। पेट्रोल भरने के बाद मैं फिर से उस अनजान रास्ते से होते हुए निकल पड़ा। अब सब तरफ अंधेरा हो चुका था। वो रास्ता कौन सा था पता नहीं, पर उस वक्त मैं अकेला ही उस सुनसान रास्ते से जा रहा था। काफी दूर जाने के बाद रास्ते के किनारे मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसके अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। तो उसकी तस्वीरें लेने के लिए मैंने बाइक को वहीं रोक दिया और उतरकर मंदिर के पास चला गया। वो पत्थरों से बना हुआ करीबन 3 फीट ऊंचा एक छोटा लेकिन प्यारा सा मंदिर था। वहां आसपास कोई घर तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दिए को देख लग रहा था कि शायद कुछ देर पहले ही वहां कोई दिया जलाकर चला गया है। मैंने अपने कैमरा में वहां की कुछ तस्वीरें ले ली और मेरे आगे के सफर के लिए भगवान से प्रार्थना की। यह मेरी पहले से ही आदत थी कि मैं जब भी किसी नई जगह पर जाता था तो सबसे पहले वहां जो भी मंदिर होता था, जो भी भगवान होते थे, उनके दर्शन जरूर कर लेता था। अगर कोई मंदिर रास्ते में दिखाई दे तो उनके भी दर्शन करता था और उसके बाद ही आगे का सफर करता। आज भी मैंने वही किया और आगे के सफर के लिए निकल पड़ा। अब अंधेरा और भी घना हो गया था। पीछे से आती बड़ी बड़ी गाड़ियों के हेडलाइट से सामने का नजारा कुछ पल के लिए रोशनी से भर जाता था और फिर से एक पल में सब अंधेरे में डूब जाता था। वहां गाड़ियां इतनी ज्यादा तो नहीं थी, बस एक आध गाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। मैं आराम से एक रफ्तार से बाइक चला रहा था कि तभी कुछ वक्त बाद मुझे हेडलाइट की रोशनी में रास्ते के किनारे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। वो अपने सर को घुटनों के बीच छुपाए नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। ऐसी सुनसान जगह पर यह आदमी अकेला यहां क्या कर रहा होगा? जरूर यह कोई चोर या लुटेरा होगा।
ये सोचकर मैंने अपनी बाइक का स्पीड और ज्यादा बढ़ा दिया और तेजी से वहां से गुजरना चाहा, पर न जाने तब मेरे साथ क्या होने लगा था। जैसे जैसे बाइक उस आदमी के करीब जा रही थी, बाइक का स्पीड अपने आप ही अचानक से कम होता चला गया। मैं उस वक्त जोर जोर से एक्सीलेटर को घुमा रहा था, लेकिन बाइक तेज जाने के बजाय और धीमी होती जा रही थी। बाइक उस आदमी तक पहुंचते पहुंचते लगभग रुक चुकी थी, लेकिन मैं अपने पैरों से जोर लगाते हुए बाइक को आगे आगे धकेल रहा था। बाइक को धकेलता हुआ मैं उस बूढ़े आदमी को पीछे छोड़ आगे निकल गया। उसकी तरफ देखने की मेरी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई। उस दौरान मैं बार बार सेल्फ स्टार्ट बटन दबा रहा था, पर जैसे ही मैंने उस आदमी को पार कर लिया, एक झटके में मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। पता नहीं वो आदमी कौन था, लेकिन वो अगर किसी काम से खड़ा होता तो शायद वो मुझे आवाज जरूर देता या फिर मुझसे बात करने की कोशिश जरूर करता, पर उस आदमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे टालना ही ठीक समझा। उस आदमी से दूर जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने बाइक को धीमा कर अपने आसपास चेक किया कि कहीं वो इंसान मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, और तसल्ली करने के बाद मैंने बाइक को एक जगह पर रोक दिया। आगे कहीं फिर मेरे साथ ऐसा न हो, इसलिए मैंने बाइक को चेक किया, लेकिन बाइक तो ठीक ठाक लग रही थी। पर फिर कुछ देर पहले बाइक अचानक स्लो कैसे हो गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ जो भी हुआ वो क्या था। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट की और उसी रास्ते से आगे जाने लगा। मैं बस कुछ ही दूर गया था कि आगे उसी रास्ते पर मुझे फिर वही आदमी बैठा दिखाई दिया। मैं अंदर ही अंदर ये सोचने लगा कि कहीं मैं घूम फिर कर उसी रास्ते पर तो नहीं आ गया, या फिर जल्दी जल्दी में मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया ना, क्योंकि मैं तो बहुत आगे निकल आया था। लेकिन फिर भी ये आदमी यहां कैसे आ गया। इस बार मैं थोड़ा डर गया था, शायद मैंने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया था, पर मैंने उस आदमी को पहले जैसे ही नजरअंदाज करना ठीक समझा। वो आदमी अब भी उसी तरह अपने चेहरे को घुटनों के बीच छिपाए रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, पर मेरे साथ फिर वही हुआ। मेरी बाइक की स्पीड अपने आप ही कम होती चली गई। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। आज तक मैंने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। यह मेरे लिए पहली बार था। मैं फिर पहले की तरह बाइक को धकेलता हुआ उस आदमी के आगे जाने की कोशिश करने लगा कि तभी उस आदमी ने मुझे आवाज दी। क्या हुआ बेटा, तुम फिर से इसी रास्ते पर आ गए हो? एक काम करो, मेरे साथ चलो। आगे जाने के लिए यह वक्त ठीक नहीं है। यहां मेरे पास आओ। उस आदमी की आवाज सुन मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था, तो मैंने चलते चलते ही उससे कहा, कौन हो तुम? और तुम्हारे पास आते ही ये मेरी बाइक को क्या हो जाता है? मैं नहीं रुकूंगा, मुझे आगे जाना है। उस आदमी ने धीरे से अपना सर उठाते हुए फिर मुझसे कहा, तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन इस वक्त नहीं। मेरी बात मानो, आगे जाने के लिए यह वक्त अच्छा नहीं है। तुम आगे चले भी गए तो भी घूमकर इसी जगह पर आओगे और फिर उसके जाल में फंस जाओगे। उनकी वो बात सुन मैंने घबराते हुए बाइक को रेस देना शुरू किया, लेकिन बाइक अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मैं बार बार सेल्फ स्टार्ट का बटन दबा रहा था, लेकिन बाइक शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तब उस आदमी ने फिर से कहा, क्या हुआ बेटा, गाड़ी चालू नहीं हो रही है क्या? तो मैंने घबराते हुए बाइक को किक मारना शुरू कर दिया। उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ मुझे दिखाते हुए कहा, बाइक की चाबी तो मेरे पास है बेटा। उसकी वो बात सुनकर मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो सच में बाइक की चाबी उसके हाथ में थी। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। वो आदमी तो यहां आया तक नहीं, फिर चाबी उसके पास कैसे चली गई? वहां से भागने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने बाइक को वहीं खड़ा कर दिया और उस बूढ़े आदमी की तरफ जाने लगा। मैं उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि वो आदमी अचानक से उठकर खड़ा हो गया और मुझे देख अजीब सा हंसते हुए पीछे झाड़ियों के बीच भागता हुआ कहीं चला गया। उसे भागता देख मैंने किसी तरह अपनी बैग से टॉर्च निकाली और चाबी लेने के लिए मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। भागते हुए ही मैं उस आदमी को रुकने के लिए और चाबी वापस देने के लिए कह रहा था, लेकिन वो आदमी तो बस भागा जा रहा था।
अब की बार हम दोनों भी भागते हुए रास्ते से दूर आ चुके थे। वो एक वीरान और शांत जगह थी। वहां सामने ही एक जगह पर एक बड़ा सा पत्थर था। उस आदमी ने मेरी गाड़ी की चाबी को उस पत्थर के ऊपर रख दिया और वो अचानक ही कहीं गायब हो गया, जैसे वो किसी धुएं की तरह हवा में बिखर गया हो। मैंने उसे चाबी रखते हुए देख लिया था, इसलिए फिर मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। पर जब मैं वहां रुका तो मैंने देखा कि आसपास तो कोई नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई आदमी तक नहीं है। मुझे लगा कि यह जरूर उसकी कोई चाल होगी। अगर मैं चाबी लेने के लिए उस पत्थर के पास गया तो जरूर उसके कोई साथी मुझ पर हमला कर देंगे। वो जरूर कुछ न कुछ तो करेंगे। इसलिए मैंने पीछे देखा। बाइक मुझसे इतनी दूर थी कि मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। मेरे पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं था। मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि मुझ पर इस तरह की भी नौबत आ सकती है। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। अब मैं चाबी के बहुत नजदीक पहुंच चुका था, पर आसपास कोई हरकत, कोई आवाज नहीं थी। सब तरफ बस गहरा सन्नाटा था। मैंने एक नजर आसपास देखते हुए फुर्ती से चाबी को उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ कि तभी मुझे पीछे से फिर से उस बूढ़े की आवाज सुनाई देने लगी। रुक जाओ बेटा, आगे मत जाओ, उसके आने का वक्त हो गया है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं पहले से ही डरा हुआ था, तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने भागते भागते ही अपने हाथ में जो पत्थर था उसे उस आवाज की दिशा में फेंक कर मारा और मैंने मुड़कर पीछे देखा तो वो आदमी अब भी उसी जगह पर ही खड़ा था और मेरा फेंका हुआ पत्थर हवा में लहरा रहा था। मैंने सोचा कि जरूर ये कोई छल है, कोई छलावा है, इसलिए मैं और तेजी से भागने लगा। चांद की रोशनी में किसी तरह अपने आप संभालते हुए मैं उन झाड़ियों के बीच से अपने लिए रास्ता निकाल रहा था। भागते भागते मैं रास्ते के बहुत करीब आ गया था। मुझे सामने मेरी बाइक नजर आ रही थी, पर उसी वक्त मेरा पैर किसी बड़े से पत्थर से टकरा गया और मैं नीचे गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए मैं उठकर खड़ा हो गया और मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि एक अजीब सी चीज को देखकर मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। सामने का नजारा देख मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। खड़े खड़े ही मेरा शरीर कपकपाने लगा था। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी आवाज को दबा दिया। वो जो कोई था वो मुझे खींचते हुए पास ही एक बड़े से पेड़ के पीछे ले गया। मैंने देखा तो वो वही बूढ़ा था जो कुछ देर पहले रास्ते पर बैठा हुआ था, जिसने मेरी बाइक की चाबी चुराई थी। मुझे तो उससे भी डर लग रहा था, पर तभी उस आदमी ने इशारे से मुझे शांत रहने को कहा, एकदम शांत। कुछ सेकंड्स में मैंने अपने आप को शांत कर लिया और मैं छुपकर रास्ते की तरफ देखने लगा। सामने उस रास्ते पर एक ऊंचे लंबे आदमी का सिर्फ शरीर यानी कि धड़ अपने हाथ फैलाए हुए यहां वहां घूम रहा था। उसका सर नहीं था, गर्दन से खून उबाल मारते हुए जैसे बाहर निकल रहा था। वो सरकटा आदमी अपने हाथों को यहां वहां घुमाते हुए रास्ते पर कुछ ढूंढ रहा था। वो मेरे बाइक के पास तक चला गया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। वो नजारा देख मैं अंदर से बहुत डर गया था। उसके हाथ और उसका शरीर किसी खूंखार जानवर की तरह लग रहे थे। हाथ तलवार जैसे लंबे थे और नाखून बड़े बड़े थे। वो सरकटा अपने हाथ हवा में इस तरह से घुमा रहा था जैसे कोई चीज अगर गलती से उसके सामने आ जाए तो वो एक झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर दे। काफी देर तक वो सिरकटा, वो धड़ उस रास्ते पर यहां वहां घूमता रहा और फिर कुछ वक्त बाद घूमते घूमते ही वो कहीं गायब हो गया। मैं अब बहुत डरा हुआ था। मैंने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहा, पर जब मैंने अपने पास देखा तो वो बूढ़ा आदमी भी वहां नहीं था। वो भी कहीं गायब हो चुका था। मैं कुछ देर वहीं इत्मीनान से बैठा रहा, अपने आप को शांत किया। जब मुझे यकीन हुआ कि वो सिरकटा अब वापस नहीं आएगा, तब मैं दौड़कर ही रास्ते पर चला गया और जल्दी से बाइक को स्टार्ट कर वहां से आगे निकल गया। अभी कुछ देर पहले मैंने जो भी देखा था, जो भी महसूस किया था, पता नहीं वो क्या था। मुझे अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था।
कौन था वो बूढ़ा इंसान और उसने मुझे क्यों बचाया था? कौन था वो सिरकटा इंसान और क्या था वो सब? मेरे दिमाग में उस वक्त कई सवाल उठ रहे थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते 20-30 मिनट के बाद मैंने उस सुनसान और वीरान रास्ते को पार कर लिया। उस रास्ते को पार करते ही एक जगह मुझे एक पुलिस की चौकी दिखाई दी। पुलिस चौकी देख मैंने बाइक साइड में ले ली और उसे तसल्ली से देखा कि वो चालू है भी या नहीं, क्योंकि अब भी मैं उतना ही डरा हुआ था। अंदर लाइट दिखाई देते ही मैं जल्दी जल्दी में उस चौकी के अंदर चला गया। वहां एक पुलिस हवलदार था जो कुछ काम कर रहा था, तो दूसरा एक हवलदार वही टेबल के पास सो रहा था। मुझे घबराया हुआ देख वो हवलदार उठकर मेरे पास आ गया। मेरे कदम अब तक लड़खड़ा रहे थे। मुझे संभालते हुए उस हवलदार ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और मुझे पानी पिलाकर उसने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ और फिर बताओ कि तुम कौन हो और क्या हुआ है जो तुम इतने डरे हुए हो। मैं कुछ देर के लिए शांत बैठा रहा। मैं उसे सब बताने ही वाला था कि कुछ और पुलिस वाले आसपास के इलाके की जांच कर पुलिस चौकी पहुंच गए थे। फिर मैंने अपने आप को शांत कर उन सभी पुलिस वालों को मेरी आप बीती सुनाई। मैंने उन्हें यह बताया कि मैंने रास्ते में एक सिरकटे इंसान को देखा, पता नहीं वो क्या था, लेकिन तब एक दूसरे आदमी ने मुझे उससे बचा लिया। कुछ देर बाद वो सिरकटा कहीं गायब हो गया और उसके बाद वो इंसान भी कहीं गायब हो गया। मुझे उस आदमी से, उस बूढ़े से मिलना है, उसे ढूंढना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। पुलिस वालों ने मेरी सारी बात सुन तो ली, पर उन्हें लग रहा था कि मैं उन्हें कोई कहानी सुना रहा हूं, बस बकवास कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझे कुछ देर वहीं आराम करने को कहा। कुछ पुलिस वाले तो मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन पुलिस चौकी के बाहर एक हवलदार बैठा हुआ था जो कि मेरी बातों को गंभीरता से सुन रहा था। अब तक मैं इतना तो समझ गया था कि यहां किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मैं निराश होकर वहां से बाहर चला गया। तभी बाहर एक पत्थर पर बैठे उस हवलदार ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे पास जाते ही उसने कहा, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली है और यहां भले ही तुम पर किसी को यकीन न हो, लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं और उस सिरकटे के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। उनकी वो बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। तब उन्होंने आगे बताया कि मुझे उनके गांव के जो देवता है, मतलब जो ग्राम देवता है, सिधाजी महाराज, उन्होंने मेरी जान बचाई है। तो मैंने उस हवलदार से कहा, कौन सिधाजी महाराज? प्लीज आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि वो सब क्या था, मैं अब तक उसे समझ नहीं पाया हूं। तब उन्होंने मुझे आगे बताना शुरू किया। सच झूठ पता नहीं, पर मैंने मेरे बचपन में मेरे दादाजी से ये कहानी सुनी है कि कई साल पहले हमारे गांव में एक आदमी रहा करता था जो कि लोगों पर काला जादू टोना किया करता था। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। आखिरकार एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर उस आदमी को बहुत मारा और मारकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। पर कुछ महीनों तक वो शांत रहा और उसके बाद एक दिन उसने उसी गांव के किसी बच्चे को उठा लिया और उसकी बलि देने का प्रयास किया। इस बार जब गांव वालों को बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तब उन दिनों हमारे गांव में एक महाराज थे। उन्होंने उसके काले जादू को तोड़ना चाहा, पर उनके पास भी उसका तोड़ नहीं था, तो उन्होंने उस आदमी के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसी के काले जादू में उसी की बलि चढ़ा दी। गांव के लोग उस आदमी को मरा देख खुशी से नाचने लगे थे, लेकिन तब महाराज ने उन्हें बताया कि इसका शरीर मर चुका है, लेकिन ये नहीं मरा है, ये फिर अपने सर को ढूंढते हुए वापस आएगा और जिस दिन इसे अपना सर मिल जाएगा उस दिन से फिर से विनाश होना शुरू होगा। इसलिए महाराज खुद ही उस आदमी का सर लेकर कहीं दूर चले गए। लोगों ने काफी इंतजार किया, लेकिन वो महाराज फिर कभी गांव वापस नहीं आए। कुछ सालों बाद लोगों को वो सिरकटा दिखाई देने लगा, तो गांव वालों ने उस जमाने में गांव के बाहर महाराज का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, जहां हर रोज सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। लोग कहते हैं कि वो आज भी लोगों की मदद करते हैं, लोगों को उस सिरकटे से बचाते हैं। आज तक उस रास्ते पर कई सारे हादसे हुए हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो उसके जाल में फंस जाते हैं। वो सिधाजी महाराज ही है जो लोगों की रक्षा करते हैं। वो वही है जो लोगों को उस सिरकटे से बचाते हैं। वो सब सुनते हुए मैं एकदम शांत खड़ा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूं। मैंने वही खड़े खड़े ही अपने हाथ जोड़कर मन ही मन में शिवाजी महाराज की प्रार्थना की और मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने उस पुलिस वाले का भी शुक्रिया अदा किया और फिर आगे अपनी राह पर निकल पड़ा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं आज तक उस घटना को भूल नहीं पाया हूं।